जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार स्टेट में जो 16 सितंबर 2020 का एग्जाम हुआ था बिहार स्टेट का, उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो में आप लोगों के लिए पेडालॉजी स्किल्स एंड हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो 2020 के पेपर में पूछे गए थे। तो साथियों, वीडियो बिना देरी के इन तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा था? तो बच्चे हैं जिस वातावरण में रहते हैं उसी प्रकार की अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं, ये किसने कहा था? स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजो या फिर बर्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजो। ये पियाजो ने कहा था। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण होते हैं। इनमें से जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनके कारण क्या होते हैं? अनुवांशिकी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, संवेदनात्मक एवं व्यक्तिगत, वातावरण एवं अनुवांशिकी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? वातावरण और अनुवांशिकी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। जो शैक्षिक निर्देशन है इसमें किसकी आवश्यकता है? पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्ध स्तर को बनाए रखने में, अनुशासनहीनता को रोकने में या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक निर्देशन के समय हमें इन सभी बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। हमारे यहाँ दूरस्थ शिक्षा का संचालन कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा, मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? उपयुक्त दोनों, मतलब राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा भी। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत हैं। इनमें से कौन से पाठ्यचर्या के सिद्धांत हैं? जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का, विविधता और लचीलेपन का। तो इसमें हम ये सभी गुण होने चाहिए। किसमें? ये सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो एजुकेशन शब्द है यह किस भाषा से लिया है? लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश या फिर जापानी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक है। ये शिक्षा है मनुष्य को शुरुआत से ही लेनी चाहिए और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसने कहा था? पेस्टालॉजी, कांट, विवेकानंद या फिर टैगोर? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? पेस्टालॉजी। इनका कहना था कि मनुष्य को शिक्षा जन्म से ही लेनी चाहिए ताकि वह समाज को जान सके और प्रगतिशील विकास कर सके। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? शिक्षा का बाजारीकरण नहीं करना चाहिए। मतलब शिक्षा का बाजारीकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल यही हो रहा है कि लोग शिक्षा को पैसे से खरीदना चाहते हैं। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 9, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो आदर्शवादी शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या? आत्मानुभूति। क्या? आत्मा को अनुभूति मिलनी चाहिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है, महात्मा गांधी की है, टैगोर की है या फिर विवेकानंद की है? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी की बुक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप है, इनमें से सबसे अनिवार्य किसे माना जाता है? जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, हमारे अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? प्रकृति की ओर लौटो ये शब्द किसके हैं? जो प्रकृति की ओर लौटो है ये किसने कहा है? आदर्शवादी लोगों ने कहा है, प्रकृतिवादी लोगों ने कहा है
प्रयोजनवादी लोगों ने कहा है या फिर यथार्थवादी लोगों ने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवादी लोगों ने ऐसा कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? समाज का क्या अर्थ है? जो समाज है इसका अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल, लोगों का समूह, सामान्य लोग या फिर राष्ट्र? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक संबंधों का जाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक संबंधों का जाल, यही एक समाज का सही अर्थ होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों के पृथक्करण में, समाज के आधुनिकीकरण में, सांस्कृतिक हमला या फिर अधिगम स्तर के में वृद्धि? इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम स्तर में वृद्धि में हमें बहुत फायदा मिलेगी। अगला बहन का प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षकों के लिए शिक्षा समान शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि? जो शिक्षक लोग हैं इन्हें समान शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब समाज के बारे में बहुत पूर्णता ज्ञान होना चाहिए। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इन्हें बहुत तन मन धन से समझना चाहिए कि जैसा व्यक्ति होगा उसका वैसा ही सामाजिक व्यवहार होगा और वह वैसे ही समाज में रह रहा होगा। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है? स्कूल को एक लघु समाज माना जाता है क्यों? हम लोग स्कूल को एक लघु समाज मानते हैं, ऐसा क्यों? स्कूल वासी समाज में से आते हैं, स्कूल बच्चों का आयु स्तर कम होता है, स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, स्कूल समाज द्वारा स्थापित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। अगला पेन का प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से भारत के लोकतंत्र के सबसे ज्यादा सफलता कौन पहुंचा सकता है? शिक्षित जनता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, गरीबी उन्मूलन? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित जनता। हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए। दोस्तों आजकल हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षित होते हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा की कोई कद्र ही नहीं है। अगला पहन का प्रश्न नंबर 18, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे? जो आप एक कक्षा के वर्ग में हैं उसमें प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे? विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रूप में स्वतंत्रता प्रदान करके, सुविधा वंचित समूह के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके। तो साथियों हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट है? जो समाज को परिवर्तन ला सकता है उसके लिए सबसे प्रभावकारी एजेंट कौन सा है? टेलीविजन, धर्म, भाषा या फिर शिक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा ही हमें समाज में परिवर्तन ला सकती है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 20, मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है? ये जो मानव समाज है इसका मूलभूत एकक क्या है? व्यक्ति, परिवार, सामाजिक समूह, जनजातीय समूह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्यादातर तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? भारत में कौन सा सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? भारत में इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? जातीयता, जाति, वर्ग या फिर ये सभी? तो ये हमारा सही आंसर रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? जो जिला शिक्षा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1990, 1994, 1998 या फिर 1996? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? जो अध्यापक हैं इनमें सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा, छात्रों का विकास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के प्रति आस्था उसकी होनी चाहिए कि वह लोगों को किस किस नए तरीके से उन्हें समझा सके। अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था की नहीं है? तेज शारीरिक विकास, स्पष्ट तथा स्थायी आत्म प्रत्यय, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, अधिक संवेदनशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। इड, अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित हैं? जो इड, अहम और परा अहम है, ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर एरिक्सन? तो इसका हमारा सही आंसर है क्या? फ्रॉयड ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? मानसिक अयोग्यता का अर्थ क्या है? इनमें से मानसिक अयोग्यता का अर्थ क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना। तो ये हमारे सभी होने चाहिए, क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, सेखी बघारना या फिर नियमित दिनचर्या? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? सेखी बघारना। ये हमारी मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इनमें से जो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक छात्र वार्ता, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्र वार्ता। जब तक शिक्षक और छात्र आपस में बात करके सोल्यूशन नहीं खोज लेंगे, तब तक शिक्षा का कोई असर ही नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि? इनमें से ऐसा शिक्षकों का मुख्य दायित्व क्या होना चाहिए? तैयार पाठ योजना के अनुसार पढ़ाएं, यथासंभव गतिविधि का प्रयोग करें, कड़े अनुशासन का पालन करें, छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उन्हें सीखने का अवसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आप जितने तरीकों से समझा सकते हैं बच्चों को, उतने तरीकों से समझाएं। अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 20 सॉरी अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 30। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आनुवांशिक, वातावरण, आनुवांशिक एवं वातावरण या फिर परीक्षा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? आनुवांशिक एवं वातावरण। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 31। शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारक है। एक शिक्षक था, उसने चेयरमैन को चेयरपर्सन बोल दिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? उन्हें भाषा की अच्छी समझ है, उन्हें जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया, वह जेंडर वास है, मान्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया, मतलब जो टीचर है उन्होंने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग कर दिया। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 32। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। जिन बच्चों को विशेष शिक्षा चाहिए उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालय के विशेष शिक्षकों द्वारा सभी सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय में शिक्षण विधि का विकास करना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सभी सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 33। इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सा कक्षा में आवश्यकता नहीं है? खेल खेल खेलना, प्रयोग, कहानी लिखना या फिर व्याख्यान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 34। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह जो निम्नांकित के अनुसार हो, मतलब अच्छा शैक्षिक कार्य जो निम्न प्रकार से हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, बच्चों की जरूरत के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 35। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मित्र के रूप में। जो आपको आपकी कमियां बताए वह एक मित्र हो सकता है।
साथियों, तो अब हम पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री का प्रथम प्रश्न हमारा क्या है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहां हड़प्पा में सबसे अच्छा जल प्रबंधन था? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या फिर आलमगीरपुर में? तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय सबसे अच्छा जल प्रबंधन धौलावीरा का था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से शब्द का प्रयोग किया गया था। जो मेसोपोटामियाई सभ्यता है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेलुहा, मेगन या फिर फैलका? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या? मेलुहा की सभ्यता भी इसे कहा जाता था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी? जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उस समय उनकी 2 महत्वपूर्ण फसलें कौन थी जिनसे वह अपना भोजन किया करते थे? गेहूं और जौ, तिल और सरसों, धान और मटर, कपास और गन्ना? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, गेहूं और जौ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र है? जब हड़प्पा सभ्यता थी उस समय सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से होता था? प्रश्न ये पूछ रहा है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर सुरकोतरा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, लोथल। उस समय सबसे ज्यादा व्यापार लोथल बंदरगाह से होता था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? जो हड़प्पा कालीन नगर हैं उस समय इन पर शासन कौन करता था? राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र या फिर अज्ञात? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? व्यापारियों का अल्पतंत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, व्यापारियों का अल्पतंत्र। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? मतलब किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया किस? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मुंडकोपो उपनिषद उपनिषद। दोस्तों, ये सत्यमेव जयते है ये हमारा राजकीय चिन्ह है। इसको कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही आत्मा है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही आत्मा है, यह विचारधारा किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है, ब्राह्मण में है, ब्रह्म सूत्र में है या फिर उपनिषद में है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, उपनिषद। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है वह कौन सा अपराध है? ऋग्वेद में सबसे अधिक या सबसे खराब अपराध किसे माना गया है? हत्या, अपहरण, पशु चोरी या फिर स्वर्ण की चोरी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? पशु की चोरी को सबसे घिनौना काम माना गया है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 9 हमारा, वैदिक काल में किन लोगों को परी कहा जाता था? वैदिक काल में किन लोगों को परी की उपाधि दी गई थी? ए, जो व्यापार को नियंत्रित करते थे, पशुपालक, गोपाल या चरवाहे या फिर हलवाहे, मतलब जो हल जोतने वाले? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या? जो व्यापार को नियंत्रित करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है? हम लोग जो उधार लेते हैं इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिया था बीपीएससी ने। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 12। घोषिताराम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर है? ये जो घोषिताराम विहार है ये कहाँ है? चंपा, वाराणसी, कौशाम्बी या फिर साकेत? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। हमारा कौशाम्बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा आरंभ हुई?
जिस समय ब्राह्मण धर्म में किस समय मूर्ति पूजा आरंभ हुई? आजीवक संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागवत संप्रदाय। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? जो बौद्ध महाग्रंथ हैं इनमें प्रथम टीकाकार कौन था? अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धघोष को माना जाता है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 15, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन थे? जो महावीर थे उनके बाद जैन धर्म के सबसे महान गुरु कौन थे? संभूति विजय, भद्रबाहु, स्थूलबाहु या फिर हेमचंद्र? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभूति विजय सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? जो मेगस्थनीज है इसने भारत की श्रेणियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उनमें उसने किस भाषा का प्रयोग किया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? उसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जो शिलालेख लिखवाए थे। अगला प्रश्न हमारा क्या? प्रश्न नंबर 18, अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का उल्लेख है? अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें कराधान का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, रोमनदेही शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रोमनदेही शिलालेख में कराधान का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? जो पुराण में जो लिखित है कि मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक चला? 218 वर्ष, 137 वर्ष, 85 वर्ष या फिर 152 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 137 वर्ष मौर्य समाज चला था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा? मौर्य काल के मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता था? मौर्य काल है इसमें सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? स्वर्ण और चांदी, चांदी और ताम्र, ताम्र और कांस्य, सीसा एवं कांस्य? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी और ताम्र के सिक्के ढाले जाते थे मौर्य काल में। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 21, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? जो मौर्य काल है इसमें राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से बनाए जाते थे? पक्की ईंट, लकड़ी, मिट्टी एवं चूना या फिर प्रस्तर? तो साथियों मौर्य काल में जो भवन बनाए जाते थे वह लकड़ी के बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र कौन सा है? जो उसने शिलालेखों में बताया है उसमें अशोक का एकमात्र पुत्र का नाम क्या है? तीबल, महेंद्र, कुराणु या फिर जालुक? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, तीबल। उसने तीबल का नाम बताया है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? ये कहाँ होता था? होता था समाहर्ता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समाहर्ता। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, अशोक का धर्म मूलतः था। जो अशोक का धर्म था वह क्या था? उसका धर्म था सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? जो चीनी लोग हैं वह भारत को किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे किसे? ताहिया। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही आंसर हो जाएगा, ताहिया नाम से इन्हें जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है?
निम्नलिखित कला शैलियों में से ऐसी कौन सी कला है जो बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किया है? मतलब बुद्ध को सबसे पहले मानवीय रूप में बनाया है। मथुरा शैली, गांधार शैली, भरत शैली या फिर अमरावती शैली। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधार शैली में उन्हें दर्शाया गया है। दोस्तों अभी साथियों अपन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सभी प्रश्न बहुत स्लो मोशन में किए जाएं। हमारे पास बहुत ही टाइम कम है, इसलिए हम बिना ऑप्शन को डील किए हुए जल्दी जल्दी से प्रश्न किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में किस नगर का वर्णन किया गया है? जो मिलिंद है इसमें किस नगर का वर्णन किया गया है? पुरुषपुर, राजगृह, साकल या फिर पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साकल का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीन का ऐसा कौन सा जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? पेन चाओ। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? जब संगम बंध चल रहा था उस समय सबसे आयातित वस्तु कौन थी? सोना और चांदी, मदिरा एवं दासियां, मृदभान एवं कांच के बर्तन और घोड़े। यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या? सोने और चांदी। क्या सोना और चांदी सबसे ज्यादा आयात किया जाता था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? ऐसा कौन सा भारतीय पशु या पक्षी है जिसको रोम में निर्यात किया जाता था? बंदर, मयूर, व्याघ्र या फिर हिरण। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मयूर को हम लोग रोम से निर्यात करते थे। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 31। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये अशोक की याद में, चंद्र की याद में, हर्ष या फिर अनंगपाल। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र के स्मृति में बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका संबंध वराह मिहिर से है? इनमें से किसका संबंध वराह मिहिर से है? योग यात्रा, गोपाल पद, 10 गीत का सूत्र या फिर काल क्रिया। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या योग यात्रा। ये वराह मिहिर की पुस्तक है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है? ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव या फिर दश कुमार चरितम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दश कुमार चरितम। ये इनकी पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या है? उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता था? तो उत्तर भारत का ऐसा कौन सा नगर है जो सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन का केंद्र माना जाता था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर वाराणसी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी को रेशम का केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था? एकाधिकार किसका था? किसके? रेशम के व्यापार पर। चीनियों का था, अरबियों का था, ईरानियों का था या फिर सिंगली का था? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के लोगों ने रेशम के व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 36। कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? जो कृषि उत्पादन था उस समय जो राजा थोड़ा बहुत हिस्सा लेता था उसे क्या कहा जाता था? भाग, भोग, कर या फिर हिरण्य। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा क्या भाग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज है इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांट दिया है। इनमें से दूसरा स्थान किसका है? जो 7 वर्ग हैं इनमें से सेकंड स्थान किसका है? व्यापारी, किसान, योद्धा या फिर दार्शनिक तथा शिक्षक। तो यहाँ पर हमारा
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान लोगों को उसने सेकंड नंबर पर रखा है। अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 38, 9वीं शताब्दी का मेधा तिथि का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? जो मेधा तिथि है इसका प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? मनुस्मृति, नारद स्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? नारद स्मृति हमारा सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना की? जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने किस स्थान पर मठ की स्थापना की? काशी, कांची, पुरी या फिर केदारनाथ। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी। शंकराचार्य जी ने काशी में अपने मठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, सॉरी प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या है? शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए, इसके शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? मतलब भूमि को दान में दिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेह। क्या? ब्रह्मदेह हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी भूमि को दान में दे देते थे उन्हें उन्हें ब्रह्मदेह कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 41, सल्तनत काल में भूमि की पैमाश या संज्ञा का नाम क्या था? जब सल्तनत काल था उस समय भूमि की पैमाश का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? गजी उसका नाम था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या है? किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? जो अकाल पड़ जाता था उसके लिए ऐसा कौन सा शासक है जिसने अकाल समिति का निर्माण किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम शासन की स्थापना के पूर्व कश्मीर में कौन सा संप्रदाय था? जब मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी उस समय कश्मीर में कौन सा समुदाय था, मतलब कौन सा धार्मिक समुदाय था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? शैव धर्म उस समय जम्मू कश्मीर में था। अगला प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या है? बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? जो बहमनी समाज के प्रांत हैं इन्हें क्या कहा जाता था? तराक ए तराफ या अतराफ, सूबा, सूबा ए लश्कर या फिर महामंडल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तराफ या अतराफ कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य जो वाद्य यंत्र है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था? मृदंगम, बीड़ा, नारद स्वरम या फिर झांझ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदंगम। इसे मृदंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 46, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था, मतलब बहुत ही प्रख्यात विद्वान था संस्कृत का? अलबरूनी, अमीर खुसरो, अमीर अल देहलवी या फिर बदरुद्दीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। ये संस्कृत का बहुत ही बड़ा विद्वान था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? किसका शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य, चैतन्य, निम्बार्क या फिर रामानुज। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? जो भूमि में कोई फसल पैदा हुई उसमें मराठा साम्राज्य कितना हिस्सा ले लेता था? 16%, 25, 35% या फिर 40% ये ले लेता था। कितना? 48 का हमारा बी हो जाएगा। 25% हिस्सा ले लेता था, मतलब 1/4 हिस्सा ले लिया करता था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 49, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हेगरोज ने 1857 के दौरान, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता किसे माना था? ये कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? गांधी जी हैं इन्होंने सबसे पहले किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था?
तो इन्होंने किया था क्या, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर।